आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का पहला विस्तार करने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार 9 नवंबर को होगा। उसमें कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, जो तकरीबन अंदाज के हिसाब से कहा जा रहा है 12 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का नाम सबसे आगे है, जिन्हें रक्षा मंत्री के पद से नवाजा जा सकता है। इसके अलावा अन्य तमाम ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गणमान्य चेहरे हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और अमित शाह जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात इन तमाम नेताओं से लगातार होती जा रही है। मनोहर पर्रिकर से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की है। हम आपको इन तमाम खबरें दिखाएं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और ताजा तरीन अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ होंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से पहले केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की सुगबुगाहट नजर आ रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 9 या 10 नवंबर को हो जाएगा। इस विस्तार में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। पर्रिकर साफ सुथरी छवि वाले प्रशासक हैं, इसलिए मोदी उन्हें रक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं श्रीपद नाइक उनकी जगह गोवा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 से 14 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मंत्री पद के लिए चल रहे नामों में जयंत सिन्हा, हंसराज अहीर, सुरेश प्रभु का भी नाम सामने आया है। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ युवाओं को भी जगह मिल सकती है। स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे कुछ राज्य मंत्रियों को तरक्की देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, और ऐसे मंत्रियों में प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण अहम हैं। दूसरी ओर नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्रियों, जिनके पास कई मंत्रालय हैं, उनका भार हल्का किया जा सकता है। वहीं राजस्थान जैसे जिन राज्यों की केंद्र सरकार में नुमाइंदगी कम है, वहां से मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का चुनाव उनकी काबिलियत और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किया जाएगा। इसमें न तो किसी सूबे का कोई कोटा होगा और न ही जातियों का। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। ऐसा माना जा रहा है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई कोटा, कोई प्रतिनिधित्व करता हुआ एक तरह से खाका या जो फॉर्मूला होता है वो होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कैसे छवि सामने आती दिखाई दे रही है, परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से कार्यक्षमता है, ये तमाम पैमाने होंगे जिसके आधार पर तय किया जाएगा कि कैबिनेट में किसे शामिल करना है या नहीं। प्रस्तावित कैबिनेट एक्सपेंशन 9 नवंबर को होगा, ऐसा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री का ओहदा उन्हें दिया जा सकता है पाक साफ छवि की वजह से, क्योंकि यह महकमा एक जमाने में जब यूपीए सरकार थी, ए के एंटनी के पास था, और उस वक्त यही कहा जाता था कि ए के एंटनी के ऊपर कोई, उनकी जो धोती हमेशा सफेद होती थी, उस पर कोई एक दाग भी नहीं लगा सकता। ठीक उसी तरीके से मनोहर पर्रिकर पर भी किसी भी तरीके का कोई दाग अभी तक नहीं है। और रक्षा मंत्रालय, जहां पर तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों की बात सामने आती है, इसका कार्यभार उन्हें दिया जा सकता है। अभी फिलहाल अरुण जेटली के पास यह महकमा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, अमितेश ने बातचीत की मनोहर पर्रिकर से, क्या कहना है उनका। खबरों के ऊपर अगर मैं विश्वास रखूं तो अगर कुछ बनना है तो भी नहीं बनूंगा। लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं, आपको लगता है 8 बजे मेरी 8 साढ़े 8 बजे मुलाकात है। उसके बाद मेरी मुलाकात गोवा के लिए थी। ठीक है, अभी आप लोग बोल रहे हैं तो वो भी इश्यू अगर होगा तो समझ जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री से 8 बजे मिल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात पहले तय हुई थी जी, गोवा के मामले में, तो उस समय अगर कुछ आ गया तो आपको बोल देता हूँ। तो अमित शाह जी से आप मिलके आए हैं कुछ? नहीं, वो पार्टी के कई ये इसकी मेंबरशिप ड्राइव है, कल कई चीजें पार्टी की जो चर्चा करनी थी वो कर दी। तो वो अपने पूरे पत्ते खोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मनोहर पर्रिकर। अमितेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमितेश, जिस तरीके से पहले कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर उत्साह है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने बंद गला कोट को तैयार करने में जुट गए होंगे। प्रमुखता से नाम किसका किसका सामने आ रहा है और क्या क्या महकमा उसे दिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला नाम अगर है तो मनोहर पर्रिकर का ही है। अभी 7 RCR जो कि प्रधानमंत्री आवास है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ।
अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले करीब मनोहर पर्रिकर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात अभी जारी है और इसके आधे घंटे पहले उन्होंने मुलाकात की थी अमित शाह से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मनोहर पर्रिकर को दिल्ली लाने का मन बना लिया है प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि गोवा का मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके यहाँ पर केंद्र में रक्षा हो सकते हैं और वहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम आ रहा है, श्रीपद नायक का नाम आ रहा है, उन्हें गोवा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है फिलहाल। और अगर राज्यों की बात करें तो कहीं न कहीं जातीय समीकरण और राज्यों के समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा से कद्दावर जाट नेता है, जाट लीडर है, इसके अलावा देखा जाए तो बिहार से भी जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मंथन जारी है। राजस्थान को भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, ऐसा कहा जाता रहा है। राजस्थान में लगातार इसको लेकर गुस्सा भी था जी। तो कहीं न कहीं राजस्थान से भी कुछ लोगों को शामिल किया जा सकता है। कर्नल सोनाराम का नाम सामने आ रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जयंत सिन्हा जो कि यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, हजारीबाग से सांसद हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जयंत सिन्हा को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल अमितेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अटकलों का बाजार फिलहाल गर्म है, लेकिन हम आपको यह बता दें कि कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर जब भी आती रही, चाहे यूपीए का दौर रहा, उसके पहले एनडीए का दौर रहा या आज का मौजूदा दौर, कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ ही तमाम अटकलें भी आनी शुरू हो जाती। तो आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं। हॉट एयर बलून, इसमें सफर करना और उसके बाद वहां घूमना बड़ा जबरदस्त मनोरम दृश्य होता है। आप आसमान से ऊपर होते हैं, हौले हौले चलते हैं, हवा अच्छी लगती है, नीचे मनोरम दृश्य होता है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन आपको हम ये बता दें कि तकरीबन 28,000 फीट की ऊंचाई तक आप हॉट एयर बलून से जा सकते हैं अगर आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो। आमतौर पर 6,500 फीट की ऊंचाई तक हॉट एयर बलून में आप जाते हैं और बड़ा अच्छा मनोरम चीज होता है ये। लेकिन अगर ये हॉट एयर बलून आपके काबू से बाहर हो जाए और उसके बाद भी स्थिति यह हो जाए कि आपका हॉट एयर बलून आप किसी जेल पर उतर जाए या फिर रेलवे ट्रैक पर उतर जाए। जी, हम आपको यह अप्रत्याशित घटना नहीं बता रहे हैं। यह दरअसल अजमेर में हुआ, जहां पुष्कर का मेला चल रहा है और उस मेले में हॉट एयर बलून में सवार तमाम विदेशी सैलानी मजा ले रहे थे, लुत्फ ले रहे थे इस तमाम पुष्कर मेले का। लेकिन उसके साथ साथ 3 हॉट एयर बलून अपने रास्ते से भटक गए क्योंकि अचानक हवा बहुत तेज निकल आई और उसके बाद एक जेल के परिसर में जा उतरा, दूसरा रेलवे ट्रैक पर और तीसरा एक स्कूल के प्रांगण में। खैर मनाइए कि कोई कैदी फरार नहीं हुआ, वरना ये जेल से भागने का नया तरीका हो जाता। हवा में उड़ता ये हॉट एयर बलून अजमेर के सेंट्रल जेल में उतर गया। जेल कैंपस में भारी भरकम बलून को देख सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई। वहां अफरा तफरी मच गई। हॉट एयर बलून 4 सीटर था और उसमें विदेशी सैलानी बैठे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बैलून को जो पायलट चलाता है उसने कहा है कि हवा का रुख इधर और तेज होने के कारण पहाड़ी क्रॉस कर गया और आना सागर झील आ गई बीच में और ये खाली जगह देख के मैंने सुरक्षित जगह देख के उतार दी। बताया जा रहा है कि एडवेंचर्स टूरिज्म के 3 बैलून पुष्कर से 18 विदेशी पर्यटकों को लेकर उड़े थे। बाद में ये रास्ता भटक गए और अजमेर आ पहुंचे। अजमेर में ही एक और बैलून घनी आबादी वाले वैशाली नगर के एक बधिर स्कूल में उतरा। बैलून कंपनी के मैनेजर ने सफाई दी है कि इस तरह के बैलून को कहीं भी उतारा जा सकता है। साथ ही ऑपरेटर ने यह भी कहा है कि उसे ये पता नहीं था कि जिस इमारत में बैलून को उतारा जा रहा है वो जेल है। हालांकि जेल प्रशासन ने कंपनी और पायलट के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। अनुज कुमार के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, अजमेर। अजमेर में हुए इस हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस हॉट एयर बलून की कंपनी और ऑपरेटर को कटघरे में खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं। आइए जरा आपको सबसे पहले यह दिखा देते हैं कि आखिरकार इस तरह के हॉट एयर बलून या इस तरह की खेल क्रीड़ा में अगर आप अपने आप को सम्मिलित पाते हैं और सुरक्षा तार तार होती दिखाई देती है, तो क्या इसके बारे में सोच विचार नहीं होना चाहिए? उड़ता हुआ गुब्बारा जिस तरह जेल में उतरा, वो न सिर्फ अफरा तफरी का सबब बना, बल्कि इस लापरवाही से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल जेल की सुरक्षा को लेकर है। अजमेर सेंट्रल जेल में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर जलीस अंसारी कैद है। इसके अलावा 2 दर्जन खूंखार आतंकियों समेत जेल में 800 से ज्यादा कैदी हैं। जाहिर है, गुब्बारे का यूं जेल कैंपस में उतरना न सिर्फ इन कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है,
बल्कि इस ओर भी इशारा करता है कि इस तरह की हरकतों के जरिए आतंकी जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ा सकते हैं। पुष्कर से सैलानियों को लेकर उड़ने वाला बैलून कल शाम को अजमेर की सेंट्रल जेल में उतारा गया। मैं इस समय अजमेर की सेंट्रल जेल के बाहर ही खड़ा हूं। ये वही जेल है जहां सबसे ज्यादा संगीन अपराधी और कई आतंकी इसके अंदर बंद है और अचानक कल शाम को जो एयर बलून है जिसमें कई विदेशी सैलानी थे उसको इसी जेल के अंदर उतारा गया। हालांकि जिला प्रशासन को सूचना नहीं थी, लेकिन माना जाता है कि 2 दिन पहले पुष्कर के जो मेले में आतंकी साजिश होने की कहीं न कहीं धमकी मिली थी और उसके बाद ही पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन कल शाम को जिस तरीके से इस जेल में एयर बलून उतारा उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि इनकी जो आईबी, सुरक्षा एजेंसी और तमाम जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो खोखले हैं। इसके अलावा बलून ऑपरेटर को यहां 2 नवंबर तक ही बलून उड़ाने की इजाजत थी, लेकिन उसने पुष्कर में हॉट बलून उड़ाना बदस्तूर जारी रखा। बड़ा सवाल ये कि बलून ऑपरेटर की इस नाफरमानी पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। बलून के जेल में उतरने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। हालांकि मजिस्ट्रेट इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि ऑपरेटर ने बलून उड़ाने से पहले ट्रेनिंग हासिल की थी या नहीं। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, अजमेर। और आइए तीसरी बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। दिल्ली में चुनाव सर पर है, ऐसे में कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर लगातार संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। 15 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित रही। सबसे बड़ा चेहरा अगर कांग्रेस का दिल्ली में कोई भी दिखा तो वो रहा शीला दीक्षित का। शीला दीक्षित अब अपने आप को सियासी दंगल से बिल्कुल अलग करती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, इसलिए कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा तबका अब इस आस में बैठा है कि अगर शीला दीक्षित को एक बार फिर से वापस ला दिया जाए, उनके ऊपर एक बार फिर से जिम्मेदारी डाल दी जाए, तो हो सकता है कि कार्यकर्ता जरा प्रेरित होते हुए लोगों के बीच में जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ये एक सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस इस बारे में ना तो विचार करती दिखाई दे रही है और शीला दीक्षित ऐसी किसी भी जिम्मेदारी से फिलहाल इनकार करती दिख रही हैं। शीला दीक्षित वो नाम जो 15 साल तक दिल्ली की सियासत में कांग्रेस का विजयी चेहरा रही, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। अब दिल्ली में फिर से चुनावी घमासान के लिए सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो कमांडर की खोज भी जोर शोर से हो रही है। ऐसे में कांग्रेसी खेमे में शीला दीक्षित का नाम नेताओं की जुबान पर चढ़ने लगा है, लेकिन खुद शीला का इरादा क्या है आप खुद सुनिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस का जो भी मदद हो सकेगी, जो मुझसे कहा जाएगा, उसके लिए मैं एकदम हाजिर हूँ। शीला दीक्षित के इस नाम में भी नेता हामी के मायने निकाल रहे हैं, और ये बेवजह भी नहीं है, क्योंकि खुद शीला कांग्रेस आला कमान के आदेश की बात कर ऐसी गुंजाइश छोड़ रही है। हम पार्टी के सिपाही हैं, तो इस वक्त पर मैं अपनी निजी राय मन बता रही हूँ कि मेरा मन बिल्कुल नहीं है। लेकिन पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है, अगर आपको प्रोजेक्ट करती है एज ए सीएम, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में कोई ऐसा सीएम नहीं रहा। नहीं, देखिए पार्टी ने अभी तक कुछ कहा नहीं है मेरे से। अब जब कहेगी तब फैसला करेंगे। वैसे कांग्रेस इस बारे में अभी कुछ साफ तौर पर कहने से बच रही है। देखिए, शीला जी कांग्रेस की लीडर हैं, 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। आज भी उनके प्रशंसक बहुत बड़ी संख्या में हैं। दिल्ली के लोग उनके काम को बहुत अच्छी तरह आज भी याद करते हैं, तो वो पार्टी में है। स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि उनकी मदद मिले पार्टी को। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने के बाद से ही कांग्रेस के हौसले पस्त हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की रणनीति की तोड़ ढूंढ सके। टीम न्यूज नेशन। और अब जरा महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठजोड़ की जो फांस लगी हुई थी वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। अब शिवसेना का सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए शिवसेना ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उसका कहना है कि शनिवार तक अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई देता, जिसमें शिवसेना के तमाम विधायकों को जगह नहीं दी जाती, तो फिर गठजोड़ के बारे में विचार त्यागना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, शिवसेना बार बार ये जतलाने की कोशिश कर रही है कि वो बेशर्त समर्थन देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमर्जी महाराष्ट्र में नहीं कर सकती।
मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। महाराष्ट्र में बीजेपी की अल्पमत सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन उसका बहुमत साबित करना अभी बाकी है। ऐसे में सहयोगी की तलाश जारी है और शिवसेना के रूप में उसके पास आजमाया हुआ विकल्प भी है, लेकिन दोनों दलों के बीच सियासी तालमेल बन नहीं पा रहा है। थक हार कर शिवसेना ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। शिवसेना ने बीजेपी को 8 नवंबर तक फैसला कर लेने को कहा है। शिवसेना ने पूछा है कि बीजेपी उसे सरकार में शामिल करना चाहती है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बारे में काफी गंभीर हैं। दरअसल दोनों दलों के बीच गठजोड़ का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा। माना जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना को 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री पद देने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 10 मंत्री पद चाहती है। इनमें से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग भी शामिल है, और अगर उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तो ऐसे में शिवसेना ने 12 मंत्री पद की मांग रखी है। यही वो पहलू है जिस पर गठबंधन की बात लटकी हुई है। अब शिवसेना कह रही है कि वो जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले लेगी। जो भी निर्णय शिवसेना लेने जा रही है वो जल्द ही ले जाएगी। मैं किसी अल्टीमेटम की बात नहीं करूंगा। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी जल्दी इस बारे में निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में पहली बार अपने बूते सरकार बनाने वाली बीजेपी को भी ये एहसास है कि शिवसेना उसकी स्वाभाविक साथी है, लिहाजा वो भी उसे जल्दी से छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन शिवसेना अब और इंतजार करने के मूड में नहीं दिखती। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। सरकार को तो अल्टीमेटम मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉलीवुड के फिल्मी सितारों को भी बीमारी का अल्टीमेटम मिलता दिख रहा है। माया नगरी में डेंगू जबरदस्त तरीके से फैलता जा रहा है और धीरे धीरे मुंबईकर अब इस बात की आदत डालने लगे हैं कि डेंगू वो बीमारी जो दिल्ली में पाई जाती थी अब मुंबई में भी उसी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। करीब 100 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 8 लोगों की जान डेंगू की डंक की वजह से मुंबई में जा चुकी है। जरा सोचिए, मुंबई में कूलर नहीं चला करते, वहां पर कूलर चलाने का कोई फायदा नहीं होता। इसके बावजूद डेंगू बहुत बड़े पैमाने पर एक पिछले साल से वहां फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी एजेंसी एक के बाद एक दावा करती है। बीएमसी, जिसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम करते हैं, तमाम दावों के बावजूद निष्क्रिय साबित होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसका जवाब कोई देगा? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, रोमांच और रफ्तार, दिन रात चलती रहने वाली मायानगरी मुंबई में आजकल डेंगू का खौफ पैर पसारने लगा है। इस साल अक्टूबर महीने तक मुंबई में डेंगू के 690 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 86 मरीज तो बीते 2 हफ्तों के दौरान ही अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त सितंबर अक्टूबर में बारिश हुआ और इस वक्त जो प्लास्टर में पानी होता है या गच्चियों में पानी होता है ये या पेड़ के लिए पानी डाला जाता है, तो उसमें अक्टूबर में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया और ये होने से मुझे लगता है कि एटमॉस्फेयर है वो डेंगू का जो मॉस्किटो होता है उसके लिए अच्छा रहा और इसकी वजह से डेंगू का मॉस्किटो बढ़ गया है। सांता क्रूज के कलीना इलाके में तो एक ही परिवार के 8 लोग डेंगू की वजह से अस्पताल पहुंच गए। गनीमत रही कि इनकी जान बच गई। टेस्ट किया हूँ तो उसके बाद मुझे पॉजिटिव आया डेंगू। फिर उसके बाद मेरी बहन, मेरी आंटीज जो भी है वो लोग एडमिट हुए थे। मेरे एडमिट होने के दूसरे दिन वो लोग एडमिट हुए। मुझे 4 डेज के लिए एडमिट किए थे। मेरा भी प्लेटलेट 46,000 हो गया था, तो आफ्टर 3 डेज थोड़ा वो स्टेबल। यहाँ पे मच्छर का ही है, लेकिन बीएमसी कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। यहाँ के फुल फैमिली हमारी एडमिट थी। हालांकि बीएमसी का दावा है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर बीएमसी ने 1300 जगहों से डेंगू के लार्वा नष्ट किए हैं, तो वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। मुंबई से स्वाति घोषालकर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि डेंगू का ये कहर सिर्फ आम आदमी पर बरपता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्मी सितारे सबसे ज्यादा डेंगू की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषि कपूर अस्पताल पहुंच गए। वहां भर्ती होने के बाद उन्हें यह पता चला कि उनके घर में जो उन्होंने छोटी सी झील बना रखी थी उसमें जो डेंगू के लार्वे थे उसकी वजह से उनकी स्थिति हुई। अभिनेत्री लीजा हेडन भी डेंगू की वजह से बीमार है, ऐसा बताया जा रहा है। तमाम ऐसे लोग जिनके पास मुंबई में बंगला है, जो कि आमतौर पर फिल्म स्टारों के पास ज्यादा है या बहुत ज्यादा रसूखदार और अमीर लोगों के पास है, वहां स्थिति ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। गौर करने की बात यह है, गरीब लोगों की स्थिति उतनी खराब नहीं है। देखिए रिपोर्ट।
फिल्म क्वीन में अपने छोटे से किरदार से लोगों का दिल जीतने वाली लीजा हेडन भी बीमार हैं। उनकी आने वाली फिल्म द शॉकीन्स के प्रमोशन के दौरान ही उनके बीमार होने की खबर आई। मुंबई पहुंचकर उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ली तो पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है। उसको बुखार था, डेंगू फीवर हो गया था और उसने बहुत कठिनाइयों के साथ, मुश्किलात के साथ ये प्रमोशन किया प्रोड्यूसर्स के लिए, अपने करियर के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही वो स्वस्थ और निरोगी हो। इससे पहले अभिनेता ऋषि कपूर भी डेंगू की चपेट में आ गए थे। बुखार और शरीर में दर्द के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि तबीयत सुधरने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ऋषि कपूर के घर में डेंगू का लार्वा मिलने की वजह से बीएमसी ने उन्हें नोटिस भेजने का फैसला किया है। पिछले साल बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया था, जबकि कई हिट फिल्में देने वाले मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा की 2012 में डेंगू की वजह से ही मौत हो चुकी थी। लीजा ही डेंगू की शिकार नहीं हुई। इससे पहले भी रणवीर सिंह की बात करें तो फिल्म गुंडे की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह डेंगू से ग्रसित हुए थे, जिसके चलते उनको एडमिट कराया गया और फिल्म की शूटिंग तत्काल प्रभाव से रोक दी गई, जिसके चलते प्रोड्यूसर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मौत हो गई थी। जाहिर है डेंगू के असर से चमचमाता बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। रंगीन दुनिया के पीछे डेंगू के मच्छर दिन ब दिन खतरा बनते जा रहे हैं और उन्हें भी सचेत रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। और चलते चलते आइए अब आपके सामने ये बड़ी खबर पेश कर देते हैं। मनोहर पारिकर की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो चुकी है और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई भी बातचीत उनकी प्रधानमंत्री से हुई है। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। की थी वो जो इश्यूज थे गोवा के, एक ऑफिसर्स और दूसरे, वो चर्चा की, उसके सिवा कुछ बात नहीं। तो क्या पता भविष्य में गोवा के सीएम के रूप में रहेंगे या फिर? हाँ, ऑब्वियसली। सर ये मन की बात है। I said I have not discussed or he has not discussed anything about that with me. So as of now the issue is dead. The news is dead. My issues about Goa's requirement I discussed with him. That he has agreed. तो अगर मनोहर पारिकर की बातों को माने तो अभी ऐसा लगता है कि कैबिनेट विस्तार का पूरा जो ये मामला है ये बिल्कुल धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पल पल की जानकारी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज नेशन।